गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा, ले जाओ होशंगाबाद। ओ बाबू हो यहाँ नहीं टूटे मेरो मुकदमा, ले चल होशंगाबाद। बुकू कारी के 100 रुपया, बुकू कारी के 100 रुपया, गोरी जानो के 1000। गोरी हो ओ बाबू हो यहाँ नहीं टूटे मेरो मुकदमा, ले जाओ होशंगाबाद। कब आएगी सांगो कब आएगी मोरे छिंदवाड़ा जिला में, कब आएगी? नहीं आऊँगी भाटो नहीं आऊँगी तोरे छिंदवाड़ा जिला में, नहीं आऊँगी। छिंदवाड़ा जिला में आदिवासी म्यूजियम, आदिवासी म्यूजियम आदिवासी संस्कृति दिखाए लाएगा भाटो, तभी आऊँगी, तभी आऊँगी भाटो, तभी आऊँगी तोरे छिंदवाड़ा जिला में, तभी आऊँगी। काजल लगावे नैनों में गोरी, काजल लगावे नैनों में, लाली लगावे होठों में गोरी, काजल लगावे नैनों में। वर्तपान वातो ना मड़मीने टोड़ा ये दिले वातो ना मड़मीने, वर्तपान वातो ना मड़मीने के जाए दिले वातो ना मड़मीने। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और बैतूल के जो लोक गायक है और लोक गायन है उस पर ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं उसमें आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं काजल धुर्वे जी से। आजकल जो है इनके गीत जो है सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, यूट्यूब पर मिलियंस में इनके गीत जो है वो व्यूज़ पा रहे हैं और एक उभरती हुई कलाकार है काजल। काजल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज़ जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत मैच्योर मतलब बहुत उम्र दराज नहीं, लेकिन एक मैच्योर वॉइस लगती है। लेकिन जब मैं आपसे मिला तो मुझे लगा अभी तो आप पढ़ रही हैं और ऐसा लगा नहीं कि आप इतनी कम उम्र की होंगी, आप पढ़ रही होंगी। तो सब इसे एक कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा। और सबसे पहले तो ये जो सक्सेस आपको मिल रही है लोकगीतों के ज़रिए, ये कैसा लग रहा है अभी तो आपको? देखिए ये मेरे लिए बहुत नई फीलिंग है, क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और सर ने मुझे यहाँ पे लाया और मेरे गाने मतलब आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भले ही लोग शक्ल से नहीं जानते हैं पर आवाज़ सभी लोग मेरी बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये गायकी का जो सिलसिला है पूरा और शुरू से आते हैं, आपका बचपन आपने कहाँ गुजारा, एजुकेशन कहाँ से हुई और ये गायकी की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ और ये मौका कैसे मिला आपको गायकी का? देखिए मैंने जो आपने जैसा पूछा कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम राखीकुल नाम की एक जगह है, तमुआ राखीकुल, वहाँ से हम लोग पूरी फैमिली वहाँ रहते हैं। पर फिर वहाँ पे रोज़गार वगैरह ऐसा कुछ रहा नहीं, तो पूरी फैमिली हमारी आ गई छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में हम लोग शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे 11th-12th मैंने छिंदवाड़ा में किया गवर्नमेंट स्कूल से। फिर उसके बाद जब मेरा 12th चल रहा था उस टाइम पे कोरोना लग गया। कोरोना के कारण सबकी आर्थिक व्यवस्था पूरी बेकार हो गई थी। उसके बाद मैंने क्या किया कि 1 साल का गैप हो गया पढ़ाई से और पढ़ाई भी छूट गई। उसके बाद मैंने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर ली। गुरुजी हैं अर्पित सोनी करके, उनकी मैंने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन की थी, ताल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक। वहाँ पे हम गए तो 1 साल तो ऐसे ही बस सीखने में निकल गया। फिर उन्होंने बताया कि नहीं इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता कि म्यूज़िक में भी फ्यूचर है, जॉब्स हैं, पता ही नहीं होता। उन्होंने बताया कि बेटा इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके ये कोर्स होते हैं, ऐसा होता है वैसा। तो उन्होंने सब कुछ बताया। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे भी करना है।
तो फिर मैंने फॉर्म फिल कर दिए, तो मैं अभी बीपीए कर रही हूँ, मेरा 4th ईयर चल रहा है। और अखिलेश जैन सर से ऐसे मुलाकात हुई थी कि मैं क्लास के दौरान पे जागरण करने के लिए और जागरण वगैरह करने के लिए आई थी प्रोग्राम पे। तो उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि अखिलेश सर कौन है, क्या है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उनका इतना बड़ा स्टूडियो है, कि लोक गायन वगैरह सब कुछ यहाँ पे होता है। पर फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप यहाँ पे आइए, आपको बहुत अच्छा मतलब सारी चीज़ें फाइनेंशियल भी आपका ठीक हो जाएगा, आपको प्लस क्लासिकल भी सीखने को यहीं पे मिल जाएगा। तो मुझे दोनों चीज़ें बेटर लगी, तो मैं इसलिए यहाँ पर। और फिर धीरे धीरे गाने वगैरह रिकॉर्ड होते गए और फिर व्यूज़ आते गए, तो लोगों की पसंद बन गई। तो जैसे कि आपने बताया अखिलेश जी ने आपको काफ़ी यहाँ पे बढ़ावा दिया, मौका मिला। और अभी आपको मैंने देखा तो आप इंटरव्यू से पहले हिंदी गाना भी गुनगुना रही थी। आमतौर पर इतनी साफ़ हिंदी जो होती है लोक गायकों की होती नहीं है, क्योंकि एक देसी टोन जो होता है उनका, जो रीजनल टोन होता है वो आता है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आप दमुआ के आसपास रही है, छिंदवाड़ा में रही, तो हो सकता है उस वजह से थोड़ी वो हुई हो, आवाज़ साफ़ हुई हो। लेकिन इसे बेहतर करने के लिए आपने कुछ अलग से चीज़ें की है, या जब सीख रही थी तभी ये चीज़ें हो गई? नहीं, वॉइस तो गॉड गिफ्टेड है। और प्लस एक बहुत बड़ी कमी है मुझ में कि मुझे गोंडी भाषा जो है वो नहीं आती है। बस वो जो लोकगीत मैं गाती हूँ, लोग मुझे लिख कर देते हैं पर्चे पे और मैं उसको देख कर गाती हूँ। मुझे गोंडी इत्तू सी भी नहीं आती है। और बचपन से जो है हिंदी ही गाया है, पढ़ा है, लिखा है, सब कुछ। मम्मी भी गाती थी, घर पे गाने बजाने वाला माहौल है, तो इसीलिए बचपन से ही गाना बजाना मतलब शौक़ रहा है। तो और फिर ऊपर वाले की देन है, तो आवाज़ इसीलिए ऐसे। जैसे मैंने आपके जो यूट्यूब पे गाने भी देखे, सुने भी कुछ, तो होशंगाबाद जो है वो तो बहुत बड़ा वायरल गीत है। तो वही मैं, ये सवाल मेरे मन में आया था कि जितने जो आपके गाने आपने गाए हैं जो हिट हुए हैं, वो खड़ी बोली में है आमतौर पे वो सारे। और जो गोंडी गीत है, जैसे ममता जी का मैंने देखे हैं गीत, या आरती परते के देखे हैं, तो बहुत सारे आरती के तो मैक्सिमम गीत जो है वो गोंडी पोएट्री पे ही है ज़्यादातर। और ममता के कुछ गीत मैंने देखे, ममता जी के, वो भी गोंडी पे है। तो आप क्या इस तरह का कुछ चाहती है कि आप भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फोक सिंगर्स है, या जो गाने जिस तरह से हिट हो रहे हैं, तो उसमें एक गोंडी संगीत की तो अपनी एक मज़ा भी है और एक उसका लुत्फ़ भी है। तो कुछ ऐसा सोचा है कि यार मेरे को भी थोड़ा गोंडी पोइट्री में और अच्छी पोइट्री में कुछ गीत गाना है? जी हाँ, बिल्कुल सोचा तो है, अब आगे काम करेंगे इस पे कैसा हो पाता है तो। अच्छा, जब आप म्यूज़िक सीख रही थी और जब आपने यहाँ पर देखा कि बैतूल में जिस तरह से 3-4 सालों में रिवॉल्यूशन हुआ और म्यूज़िक काफ़ी बढ़ा, यहाँ के गीत, यहाँ के कलाकार काफ़ी पॉपुलर हुए सोशल मीडिया पे, तो उस दौर में कौन लोग हैं जिनके गीत आप सुन रही थी और आपको लगा कि यार मेरे को भी गीत जो है गाना चाहिए यहाँ पर? देखिए, सच सच बताऊँ तो मैंने कभी ऐसा किसी से मतलब मैं इंक्रीज़ नहीं हुई हूँ कि मैंने कभी किसी को सुना नहीं। एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया कि मैं क्लासिकल म्यूज़िक वाली हूँ, तो मैं कौशिकी चक्रवर्ती जी को सुनती हूँ। मतलब क्लासिकल पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। और गोंडी गायन जो है, एक तो मैं गोंड हूँ, तो मुझे ये पसंद भी है। पर अब जैसे कि घर वालों को ही गोंडी लैंग्वेज नहीं आती थी, तो हमें भी बिल्कुल नहीं आती, तो वो सारी चीज़ें उस तरफ मुड़ ही नहीं पाई। बस ऐसा हुआ कि अखिलेश जैन सर के द्वारा जो आज मैं हूँ, मेरा पूरा श्रेय उनको ही जाता है। बस सिर्फ आवाज़ मेरी है, बाकी कराने वाले वही हैं। जो भी मेरा आज जितना भी नाम चल रहा है, वो उसके पीछे पूरा अखिलेश जैन सर का ही हाथ है। और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब वहाँ से उठाकर यहाँ पे लाया और उन्होंने मेरी पूरी ज़िम्मेदारी ली है। वो बिल्कुल मेरे माता पिता बनकर मुझे यहाँ पर रख रहे हैं और बिल्कुल मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो पूरा श्रेय जो है ना कि मैं यहाँ पे जितना भी जो भी काम कर रही हूँ और जितनी भी आज मेरी पहचान है, उनके कारण है। जो आपके कुछ गीत पीछे हिट हुए, इतने बड़े सक्सेस आपको मिली यहाँ पर, तो उसके बाद जो आपके साथ दोस्त हैं या साथ पढ़ने वाले हैं, उनका रिस्पांस क्या था? क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जानते तो आपको होंगे ही कि यार लड़की टैलेंटेड है, गाती है। तो इस तरह का जब इतने वायरल हो गए गाने, और ले जाऊँ होशंगाबाद, तो मैं समझता हूँ कि केवल बैतूल में नहीं, आसपास के ज़िले और दूसरे स्टेट्स में भी काफ़ी सुना जा रहा है, तो वो फीलिंग कैसी है?
ट्वेल्थ के बाद से तो दोस्तों का बिल्कुल साथ मतलब कट सा गया है। फिर भी जब भी अगर मिलती हूँ ना, भले ही हम साल 2 साल में मिलें, दोस्ती पहले जैसी ही रहती है। तो होते हैं ना दोस्त लोग टांग खींचते हैं, बोलते हैं अरे अब तो तू बड़ी हो गई है, बिल्कुल कहाँ हमसे बात करेगी ये वो मतलब। पर उनको भी बहुत प्राउड फील होता है। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है खुशबू विश्वकर्मा, 11 से वो मेरे साथ थी, अभी भी बात होती है। तो उसे बड़ा प्राउड फील होता है कि मतलब मैं वैसे भी गाते रहती थी स्कूल फंक्शंस वगैरह में, तो सारे टीचर्स भी आज जब मिलते हैं और उन्हें मतलब पता चलता है ना कि अरे इसने गाया है, तो बड़े ही मतलब वो जब उनके चेहरे पे स्माइल देखने को मिलती है ना, तो वो थोड़ा सा प्राउड अपने आप में, वो बोलते हैं ना कि यस हमें कुछ करना था तो हमने कर दिया। तो पढ़ाई छोड़ने के बाद भी अगर मैं इतना कुछ कर रही हूँ तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है और दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने कहा कि क्लासिकल म्यूज़िक की आप तालीम ले रही हैं जी। और काफ़ी समय से फॉलो भी कर रही हैं, तो क्या गाने इस तरह के जब आप लोग गायन करती हैं तो मुझे लगता है वैसे तो कोई मुश्किल आती नहीं होगी, लेकिन कोई ऐसा गाना है जिसे गाते हुए आपको लगा कि यार ये थोड़ा सा अलग है या मुश्किल लग रहा है? अ, वैसे तो शिवम इरपाचे भैया जो हैं, उनके द्वारा लिखे हुए गानों पे मुझे इतनी सी भी दिक्कत नहीं होती है। मतलब वो जैसा बताते हैं मैं गा देती हूँ। पर एक सुरेन आहाके करके भैया हैं जिनके साथ मैंने अभी एक गाना चला भी था, गेर गार गेर कहवे ना। तो वो गाने के जो नोट्स थे वो एकदम से नीचे और एकदम से ऊपर थे। मतलब वहाँ पे मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कैसा। तो वो भैया की जो गायकी है और जो लिखावट है मतलब कंपोजिशन है, वो थोड़ी सी बहुत ही सबसे हटके रहती है और उस पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत चली जाती है। बस। अ, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे आता हूँ, पारिवारिक के लाइफ पे आता हूँ। किस तरह का आपको लगता है कि जीवन में, जैसे आपने बताया कोरोना के समय काफ़ी परेशानियाँ थी, चीज़ें थी, तो वो स्ट्रगल का पीरियड कैसा था? क्या बहुत परेशानी वाला था? और अभी उन चीज़ों को याद करती हैं आप तो उस बीते हुए वक्त को कैसे देखती हैं? अ, मेरे पापा जी जो हैं वो ठेकेदार हैं। उसी कोरोना से पहले पहले ही उन्होंने अपना काम शुरू किया था। मतलब पहले मज़दूरी करते थे, फिर उन्होंने ठेका लेना स्टार्ट किया वो प्लस्तर वगैरह का। तो उनका काम ऐसे जा रहा था और कोरोना के कारण बिल्कुल ऐसे हो गया। तो थोड़ा बहुत दिक्कत गई सारी चीज़ें करने में। सारे जो काम वाले थे हमारे पास वो सारे वापस चले गए। छिंदवाड़ा से वो लोग राखीकुल पैदल आए। मतलब इतनी दिक्कतें बढ़ गई थी, उनको पैदल आना पड़ा। पर कभी अन्नपूर्णा माता के आशीर्वाद से कभी भी घर में अनाज की तो कमी हुई नहीं। जैसे तैसे हम लोगों ने सब कुछ किया और कोरोना में सिर्फ हमारी ही नहीं सभी की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी। फिर भी सभी ने बढ़िया कोऑपरेट किया, थोड़ा काम वाम मिल जाता था, कर लेते थे सब कुछ नॉर्मल। अभी एक आर्टिस्ट के तौर पर आपको कितनी संतुष्टि है और क्या लगता है कि अभी फुलफ़िल करना बाकी है एज़ अ आर्टिस्ट? देखिए, एक कलाकार के तौर पर अगर मैं बात करूं तो हम जितनी भी मेहनत कर लें ना, कभी पूरी नहीं होती। जैसे कि सीखने वाला जितना भी सीख ले, वो कभी पूरा सीख ही नहीं सकता। तो मतलब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे ये काम चाहिए था अपनी फ़ीस वगैरह करने के लिए। मैं अपने माता-पिता पे बिल्कुल भी ऐसा बोझ जैसा बोलते हैं ना कि पापा जी वैसे भी एजेड हो गए हैं, तो उनको मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं देना चाहती कि नहीं बेटी की फ़ीस करना है। और फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब 16,000 17,000 प्लस यहाँ मैं रूम से रहती हूँ तो पूरा खर्चा ये वो खाने-पीने का सब कुछ। तो मतलब मैं अपने घरवालों को बिल्कुल फ्री करके बैठी हूँ। तो इतना तो मुझे संतुष्टि है कि मैं अपने घरवालों को बिल्कुल परेशान नहीं करती कि पापा मुझे इतने पैसे लग रहे हैं, अभी लग रहे हैं, मुझे ऐसा दो वैसा दो। तो स्टूडियो और ये म्यूज़िक के कारण से अर्निंग प्लस लर्निंग मेरी हो रही है और मैं संतुष्ट हूँ इस चीज़ से कि मैं अपना खुद कर ले रही हूँ। और प्लस मैं थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे बनता है मैं अपने मम्मी पापा का भी सपोर्ट करती हूँ। और अभी तो तबीयत भी ऐसी चल रही है कि मतलब ख़राब ये वो कुछ भी होते रहता है मौसम के कारण पे। पर फिर भी अखिलेश जैन सर के कारण मैं अभी बहुत अच्छे स्टेट पे हूँ भाई, कर रही हूँ। अभी तक आपने कितने गाने रिकॉर्ड कर लिए हैं और कितने जो गीत है अभी आपको लग रहा है अभी आपके पास है, प्रोजेक्ट है? रिकॉर्ड तो मुझे पता नहीं क्योंकि 3 साल से कर रही हूँ। तो काफ़ी गाने हो गए, मतलब हिंदी भी गाए मैंने, गोंडी भी गाए, कोरकू भी गाए और मराठी सॉन्ग्स भी गाए। तो अब ज़्यादा तो नहीं, शिवम भैया मेरे बाद आए हैं। मतलब शिवम भैया से पहले ही मैं स्टूडियो आ गई थी। तो उनके जब 200-300 गाने हैं तो मेरे भी
होंगे अप्रॉक्स, मतलब 250 तो होंगे ही होंगे, 250-200 ऐसे मतलब गाने होंगे मेरे भी। और करने की बात है तो लोगों को आवाज़ बहुत पसंद है। मैं भले ही छिंदवाड़ा में रहूँ, पर वो मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि दीदी आप कब अवेलेबल हो पाएंगी, तो हम उस दिन रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स सब व्यवहार के ऊपर करता है ना। कई लोग क्या होते हैं कि भाई उनके पास थोड़े पैसे कम होते हैं, फिर भी वो बोलते हैं नहीं दीदी थोड़ा सा करना है, तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोलती कि नहीं मेरा इतना है तो मैं इतना ही करती हूँ। मैं थोड़ा एडजस्ट करके भी चलती हूँ, तो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो मुझसे गाने गवाने के लिए भी होते हैं। तो बढ़िया है, मेरे पास तो प्रोजेक्ट्स हैं। तो जैसे कि आपने बताया आपकी फैमिली के बारे में, आपके अलावा फैमिली में और कौन है? माता पिता के अलावा आप अकेली संतान है या भाई बहन है? नहीं, नहीं। मेरी एक बड़ी दीदी हैं, ज्योति धुर्वे, उनसे छोटे भाई हैं आकाश धुर्वे, और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो सब लोग बढ़िया अपनी लाइफ में फिक्स हैं, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। भैया की शादी हो गई है, भैया की एक 6 महीने की बेटी हो गई अभी। तो अभी सब कुछ घर में बहुत अच्छा है, माता पिता भी बिल्कुल संतुष्ट हैं, उनको बिल्कुल किसी बात की बस चिंता नहीं है, बस चिंता रहती है कि शादी की, कि और आप जानते हैं कि कास्ट में कैसा चलता है ना कि लड़की बाहर जाती है, मतलब रात रात भर, ये वो लोगों की सोच मतलब थोड़ा सा अभी भी वो है, पीछे है थोड़ी हाँ, सी। वो सभी कलाकारों को फेस हाँ, करना पड़ता है। फेस करना पड़ता है। तो उनको बस ये दिक्कत है कि हमारी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, और ऐसे घर में हो कि उसको कोई दिक्कत ना आए, कि घर उसके ससुराल वाले उसको मना ना करे कि नहीं तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम वहाँ नहीं जा सकती। तो वो ऐसा लड़का देखना अभी शुरू कर रहे हैं। अभी मैं पिछले बार गई थी, तो मैंने खुद ने बोला मम्मी को कि मम्मी अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, तो आप लड़का देखना शुरू कर दो। शादी अभी नहीं करना है, पर आप शुरू कर दीजिए, ताकि मतलब मैं पहले देख तो सकूं कि देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत से घरों में, हमारे घर में इवन ऐसा हुआ है कि एक रिश्ता आया और तय कर दिया, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है, मतलब बैठ नहीं पाता है बिल्कुल दोनों के बीच में सामंजस्य, तो दिक्कत आती है वैवाहिक जीवन में। तो इसलिए मैंने घर पे बोला कि नहीं पहले देखो, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि भाई सामने वाले हमें एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं, कि बहू बाहर जाएगी, काम करेगी, हज़ारों लोगों से मिलना पड़ता है, हज़ारों लोगों से फ़ोटो मतलब साथ में लेना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे बहुत मिल जाते हैं कि ऐसे चिपक रहे हैं वैसे चिपक रहे हैं, तो वो हमें मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं थोड़ा सा प्लीज़ आप थोड़ा सा। पर उस समय भी हम कड़वे बोल नहीं बोल सकते, हमें मीठा ही बोलना पड़ता है, कि मतलब सामने वाले को ऐसा ना लगे कि यार इसमें बहुत एटीट्यूड है, ऐसा है वैसा है, तो फिर उसमें क्या लोकप्रियता ख़त्म होने लगती है। इसलिए देख रहे हैं बस अभी। धन धन मूरत कृष्ण मुरारे, धन धन मूरत कृष्ण मुरारे, सोलक्षण गिरिधारे, छवि सुंदर लागे अति प्यारे, धन धन मूरत, धन धन मूरत, धन धन मूरत कृष्ण मुरारे। तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक सिंगर के तौर पर? मेरा फ्यूचर मुझे दिखता है क्लासिकल में। मैं प्रॉपर अभी मेरा बीपीए चल रहा है, उसके बाद मैं करूँगी एमए, मास्टर डिग्री। उसके बाद मुझे करना है, इसमें जॉब करना है, सरकारी जॉब, क्योंकि म्यूज़िक में अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ निकल रही हैं। तो मुझे बस पढ़ाई करके, मेरा फ्यूचर यही है कि मुझे जॉब मतलब करना है अच्छी सी, और प्लस मैं जब इस स्टेज पे आई हूँ कि मतलब लोकगीत वगैरह गा रही हूँ, तो इसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी, और एज अ आर्टिस्ट भी सबके सामने मतलब उभरते हुए आना चाहती हूँ। कि अभी जैसे लोग मेरी आवाज़ पसंद करते हैं, वैसे ही मैं लाइव शो भी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने और पसंद करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आप किसी से पूछ लोगे ना कि काजल धुर्वे को आप जानते हो क्या, तो हाँ बोलते हैं, जानते तो हैं, पर अगर मैं उनके सामने जाके खड़ी हो जाऊंगी ना, तो वो मुझे शक्ल से पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा। बिकॉज ऑफ कि मैं कभी वीडियो शूटिंग पे जाती नहीं हूँ, बहुत कम। अभी अभी मैंने 1-2 गाने किए हैं वीडियो शूटिंग के लिए। तो
बस अब आगे करना ये है कि बढ़ते जाओ और मंज़िल अपनी पाते जाओ। ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए, और बहुत कमाल आप गीत गा रही हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और समय देने के लिए आप बहुत व्यस्त थी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सपना है क्लासिकल म्यूज़िक में आगे और पढ़ाई करने का, और जो भी चीज़ें आप सोच रही हैं वो पूरे हों। तो बहुत बहुत शुक्रिया काजल बात करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है और आप मेरे गाने बहुत पसंद करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और मेरे गाने को बहुत पसंद करें। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार।